नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात भी करेंगे और राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम योगी यहां राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों ने यहां हेलीपैड निर्माण से लेकर सीएम की सुरक्षा तक की जानकारी ली है। जिला प्रशासन ने देर रात तक सभी व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया है। तो बता दें, कासगंज दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे, बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण करेंगे और इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां की हैं। बता दें, पीड़ित ग्रामीणों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात भी करने जा रहे हैं और राहत कार्यों का जायजा भी लेंगे। सीएम योगी यहां राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे। साथ ही कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज की हैं। और कासगंज से हमारे सहयोगी वसीम हमसे जुड़ चुके हैं। वसीम, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कासगंज के दौरे पर हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम होगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होने वाला है? देखिए मैम, ये जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरौना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से जो है कटान चालू हो गया था, जिसकी वजह से जो है गांव में कई दर्जन गांव में जो है बाढ़ आ गई थी। इसकी वजह से आज जो है सीएम योगी का जो है दौरा है 11:45 पर, और उसके बाद जो है लोगों से मुलाकात करेंगे, बाढ़ग्रस्त इलाके में जाएंगे। वसीम, कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, बात प्रशासन की जाए तो प्रशासन चप्पे चप्पे पर जो है प्रशासन मौजूद है। जगह जगह बैरिकेड लगाया हुआ है और किसी को भी बिना बात के अंदर आने की अनुमति नहीं है। वसीम, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, क्या इसकी कोई जानकारी है? देखिए मैडम, फिलहाल तो जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ही दौरा है, लेकिन अभी तक और कोई जानकारी नहीं मिली है मैडम। जी, धन्यवाद वसीम, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर विवादों में रहते हैं, तो कभी हिंदू धर्म और ब्राह्मण पर टिप्पणी कर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन्होंने एक बार फिर हिंदू धर्म को धोखा बताया है। साथ ही से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश बताया है। सोशल मीडिया पर लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक कहा है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, वही ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता है, दलितों का भी सम्मान होता है, पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन क्या विडंबना है। तो हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। हिंदू धर्म केवल धोखा है। लगातार बयानबाजी कर सुर्खियों में बने रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बयान दे दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बयानबाजी की है। उसमें हिंदू धर्म को ही इन्होंने धोखा बताया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें मयूरी की अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुर्खियों में है। अगर बात की जाए तो पूर्व में उनकी तरफ से रामचरितमानस के पंक्तियों पर कहीं ना कहीं विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से अगर बात की जाए तो देश की सियासत में भूचाल आते हुए कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हुए थे। उसी दरमियान अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए है मयूरी, क्योंकि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से हिंदू धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है मयूरी कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, और साथ ही उनका साफ
तौर पे कहना है कि जो तमाम ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद को ही हिंदू धर्म बना के रखे हैं। साथ ही उनका कहना है कि जो एक तरह से देखा जाए तो हिंदू धर्म को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की है और उनका साफ तौर पे कहना है कि ब्राह्मणवादी लोगों की जो कहीं ना कहीं एक सोच है वो बहुत गहरी है और उनके जड़ काफी नीचे तक पहुंचे हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो इस बयान के आने के बाद से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का विरोध हो रहा है। अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर तमाम बड़े नेता अलग अलग दलों के आके उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कहीं ना कहीं आपत्ति जता रहे हैं। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल की तरफ से कहा गया है कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का शोभनीय है। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे की तरफ से कहा गया है कि ऐसे बयान देने से स्वामी प्रसाद मौर्य को बचना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि जहां समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित और साथ ही साथ आदिवासी समाज को आगामी लोकसभा चुनाव में अपने पाले करने के लिए हर एक फैसला अपना रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदिवासी पिछड़ा और दलित के वोट बैंक को साधने को लेकर ऐसे बयान दिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी की अब इसको लेकर सियासत कहां तक जाती है। और बात करें तो तमाम ब्राह्मण सभा के लोगों के द्वारा भी स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को लेकर कोट करके और उनका विरोध किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या बयान देती है, क्योंकि बात करें तो उनकी पार्टी के ही नेता इस बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कहीं ना कहीं संतुष्टि जाहिर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप ने देखा कि अगर बात करें तो सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने साफ तौर से ऐसे बयान से बचने को कहा है अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि इस बयान के आने के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे अपना बचाव करते हैं। जी विवांशु, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह लगातार हिंदू धर्म को टारगेट करते नजर आ रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ये कोई एजेंडा के तहत तो ये नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये तो मयूरी आने वाला वक्त बताएगा, मगर इससे साफ तौर से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो पीडीए फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी काम कर रही है उसमें पिछड़ा और दलित को कहीं ना कहीं एकजुट करने के लिए और राजनीतिक मकरजाल में अपने तरफ करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने संबोधन में इस बात को भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं अगर सम्मान होता तो आदिवासी और दलित भी कहीं ना कहीं एक वंचित नहीं रहते और उनका भी सम्मान होता। साफ तौर से अगर देखा जाए तो अपने बयान में देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीते दिन जो मंदिर जाने के वक्त उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था और एक सरकार के मंत्री के द्वारा पूजा पाठ किया गया था, इसको भी एक दलील देते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि जब देश की सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है तो पुराने जमाने में क्या होगा। अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस बयान को लेकर अब कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से लेकर तमाम और राजनीतिक दल भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे तमाम बयानबाजियों का लाभ कितना आगामी लोकसभा चुनाव में होता है। अगर बात की जाए तो रामचरितमानस विवाद के चलते कहीं ना कहीं देखे तो समाजवादी पार्टी के अंदर में काफी डैमेज देखने को मिली थी, जिसके बाद सपा लगातार अपने सॉफ्ट कार्नर और सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रस्तुत करते हुए आने वाले दिनों में देखा गया था। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण शिविर भी उसके ठीक बाद नैमिष धाम में किया गया था। साथ ही अगर बात की जाए तो इस बयान के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं और तमाम जो विपक्षी बात करिएगा पक्ष के दल है यानी कि बीजेपी के तमाम नेता हैं उनकी तरफ से क्या बयान आता है। अगर बात की जाए तो विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेता उनके ट्वीट को कोट करते हुए और उनकी कड़ी निंदा करते हुए नजर आए हैं। साथ ही अगर बात की जाए इन तमाम बयानों का कितना लाभ होता है वो निश्चित तौर से चुनाव के बाद साफ होगा, मगर रामचरितमानस विवाद के चलते कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में एक कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिला था। जी धन्यवाद से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
बता दें, हिंदू धर्म केवल धोखा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया और इसके बाद से अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। लगातार अपने विवादित बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं एक बार फिर से उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर बयानबाजी कर दी है। इनकम टैक्स विभाग ने माफिया अतीक अहमद की 6 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया है। जब्त संपत्तियों के मार्केट रेट करीब 6 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। माफिया अतीक ने अपने करीबी मोहम्मद अशरफ उर्फ लल्ला के नौकर सूरजपाल के नाम पर ये संपत्तियां खरीदी थी। जांच में जब पता चला कि नौकर सूरजपाल बीपीएल कार्ड धारक है तो शक हुआ, जिसके बाद जांच शुरू हुई तो अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ है। अतीक के गुर्गे अशरफ उर्फ लल्ला ने 10 सालों में 100 बीघा जमीन खरीदी थी। बता दें कि अब तक अतीक की 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। तो यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 6 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया है। तो लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। माफिया अतीक गैंग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 6 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ 35 लाख की बताई जा रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, माफिया अतीक गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, 6 बेनामी संपत्ति जब्त किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? इस पूरे घटना की शुरुआत बीते 24 फरवरी से हम करना इसकी चर्चा किस लिए भी जरूरी है, क्योंकि माफिया अतीक अहमद का नाम इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मुख्य रूप से सामने आया। हालांकि इस पूरे घटना के बाद से पुलिस ने तमाम ऐसी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। जब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद का बेटा अरशद पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाता है और उसके बाद ही हमलावरों द्वारा अतीक अहमद तथा उसके भाई अशरफ को हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घटना के बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और बीते कल पुलिस ने करीब 6 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है और ये इनकम टैक्स विभाग ने इसको जब्त किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो संपत्ति है ये अतीक अहमद का सबसे खास गुर्गा है और एक उसका नौकर है जिसके नाम यह संपत्ति थी। हालांकि इनकम टैक्स विभाग ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि उस नौकर के पास बीपीएल कार्ड है और वो बीपीएल कार्ड धारक है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और ये वही खास गुर्गा है जिसने करीब 10 सालों में 100 बीघे की बड़ी संपत्ति अर्जित की है। तो ये बड़ी कार्रवाई कही जा रही है और जिस तरीके से लगातार अतीक अहमद के ऊपर यह कार्रवाई हो रही है, इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तमाम ऐसी बड़ी कार्रवाइयां हैं जो देखने को मिलेगी। हालांकि यह कार्रवाई और निश्चित रूप से इसी कार्रवाई को देखते हुए तमाम ऐसी जो बेनामी संपत्तियां हैं उनकी तलाश की जाए और जल्दी उनको भी जब्त किया जाएगा। अगर पूरे घटना की बात की जाए तो घटना के बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो इस पूरे घटना में सबसे बड़ा नाम सामने आया, वो अभी तक फरार है और वो भगोड़ा भी घोषित की जा चुकी है। हालांकि इस पूरे घटना के दौरान और भी 4 ऐसे नाम है, चाहे वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की बात की जाए या घटना में मुख्य रूप से शामिल गुड्डू बमबाज की बात की जाए, शाबिर की बात की जाए, ऐसे ये तमाम बड़े नाम है जो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस और तमाम जितनी भी टीमें हैं वो इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं। जी पवन, देखिए, अभी 6 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया है, क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है और कहां-कहां ये कार्रवाई की जा रही है? चूंकि मेरी पूरे प्रयागराज में अतीक अहमद का एक वर्चस्व हुआ करता था। अतीक अहमद को यूं ही माफिया, पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया कहा जाता था। तमाम ऐसी बेनामी संपत्तियां हैं जो अरबों खरबों की संपत्तियां हैं वो अतीक अहमद तथा उसके खास गुर्गों ने कब्जा की है। हालांकि पुलिस की टीमें, पीडीए की टीमें तथा इनकम टैक्स विभाग लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। जिस तरीके से लगातार ये कार्रवाई जारी है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि प्रयागराज के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर अतीक अहमद की वो तमाम बेनामी संपत्तियां हैं जिनको जब्त किया जा रहा है, जिन पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि प्रयागराज सहित तमाम आसपास के जो जनपद है जहां पर माफिया अतीक अहमद के नाम की वो बेनामी संपत्तियां हैं उनकी जांच की जा रही है और जैसे ही वो इनके संज्ञान में आएंगे उनको जब्त किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि बीते दिनों जब विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन को जब्त किया गया था उसी पर शासन द्वारा मकान बनवाया गया तो 76 लोगों को वो मकान आवंटित भी किए जा चुके हैं। बीते दिनों पहले झूसी के हवेलिया में माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को जब्त किया गया था
और ये कहा जा रहा है कि उसी पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई है वो शासन के द्वारा बड़े पैमाने पर की जाए और जल्द ही माफिया अतीक अहमद की तमाम वो बेनामी संपत्तियां वो भी सामने आएंगी, उन पे भी जब्त की कार्रवाई की जाएगी। तमाम ऐसे जो है वो भवन की बात की जाए, चाहे खेल के मैदान की बात की जाए, उनकी तैयारी लगातार चल रही है और जल्दी लोगों को माफिया अतीक अहमद के कब्जे से उन जमीनों को छुड़ा के लोगों को कहीं ना कहीं उससे लोगों को भी फायदा होगा। और ये तस्वीरें साफ तौर पे प्रयागराज के लोगों ने देखी जब बीते दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी भूमि का पूजन किया था जिस पर वो आवास बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री ने ही अपने हाथों से लाभार्थियों को चाबी सौंपी थी। और जब फिर से प्रयागराज के झूसी के हवेलिया में अतीक अहमद को जमीन पर बच्चों के खेलने के पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है, तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद की किस तरीके से बेनामी संपत्तियां सामने आ रही है और लगातार प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। आने वाले दिनों में प्रयागराज सहित अन्य जनपदों में भी यह कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी मयूरी। जी धन्यवाद पवन, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो माफियाती गैंग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 6 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया है। फिलहाल अभी के लिए शहर खबर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।